जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर नंबर अपना 3 है संख्याओं के साथ खेलना। उसमें अपन नए एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। अपने एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ तक क्या हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। आज अपन क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4 है, उसका जो बेसिक है। हर एक्सरसाइज का अपना अलग बेसिक होता है, हालांकि वो पिछले एक्सरसाइज से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। पीछे की जो भी अपने एक्सरसाइज पढ़े ना, उनसे ये कनेक्ट होता चलेगा। तो अपने अगर पीछे मैथ और साइंस में ऐसा ही होता है, अगर अपन पीछे का थोड़ा छोड़ देते हैं, ये एक दूसरे से लिंक। मैथ में तो विशेषता क्या होता है, जो चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, है ना। उनको अगर अपन पीछे वाला नहीं पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या होता है, आगे वाला समझ में नहीं आ पाता है ना। तो ये हमारा आज इसमें 3.4 जो एक्सरसाइज है वो किस पे रहने वाली है, वो रहने वाली है सार व गुणनखंड और सार व गुणज। हमारा इसमें बेसिक क्या है टॉपिक, सार व गुणनखंड व सार व गुणज। देखो हमने दो नाम तो सुन रखे हैं, दो नाम हमने सुन रखे हैं, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज हमने चैप्टर 3 में जब हमने प्रवेश किया था, प्रश्नावली 3 में जब हमने एंटर किया था, तो सबसे पहले हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में ही जाना था। अब यहाँ पे दो नए नाम आए, सार व गुणनखंड व सार व गुणज। अब सर गुणनखंड और गुणज तो सुने हुए लग रहे हैं, लेकिन ये सार व ये क्या है, तो इसका मतलब है कि सभी में क्या मिल जाए, समान मिल जाए। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं, गुणनखंड का मतलब तो गुणनखंडी है, जो अपन गुणनखंड करते आ रहे हैं वो गुणनखंडी है, उसका मतलब। सार व का मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सार व गुणनखंड। सार व गुणनखंड, बताओ गुणनखंड को इंग्लिश में हमने क्या बोला था, फैक्टर। क्या बोला था, फैक्टर। सार व को बोलते हैं कॉमन, मतलब सभी में क्या हो वो हमको कॉमन मिले, उभयनिष्ठ मिले। देखो समझाता हूं, ध्यान से आपको बस सुनते रहना है, ठीक। मैं आपको कहता हूं कि दो के गुणनखंड बताओ, दो के गुणनखंड। आप कहोगे दो के गुणनखंड, आप कहोगे कि सर एक एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणनखंड होता है, तो इस एक दो का तो ये एक गुणनखंड हो जाएगा, ये सभी का होता है। एक ये संख्या खुद हो जाएगी अपना गुणनखंड। बोला सर इसके दो ही गुणनखंड है, इसके कितने गुणनखंड है, दो। बोला बढ़िया बात है। फिर मैंने आपसे कहा कि चार के गुणनखंड बताओ। चार के गुणनखंड तो एक तो सब में ही होता है, तो चार का गुणनखंड एक तो ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक सभी का होता है, एक सभी का गुणनखंड होता है। उसके बाद में बोला सर दो इंटू दो जब अपन करते हैं तब ये दो भी चार का क्या है, एक गुणनखंड है। फिर कहा सर एक की संख्या खुद चार, ये भी क्या हो जाएगी, चार का गुणनखंड हो जाएगी। देखो अपन करते हैं एक इंटू चार, बोले चार आता है। फिर अपन करते हैं दो इंटू दो, बोले चार। जहां पे मैंने आपको गुणनखंड वाला बताया था ना, तब मैंने बताया था जब सेम संख्या आती है तो फिर उससे आगे और नई संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, फिर ये वापस चार का खुद का गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो एक तो इसका गुणनखंड क्या है, एक। एक क्या है, दो, तो ये तो सेम ही है, दो जाए ये वाला ले लो, और एक इसका गुणनखंड क्या, चार। ये चार के गुणनखंड है एक, दो और चार, और ये दो के गुणनखंड है एक और दो, है ना। और आप कोई भी संख्या के गुणनखंड निकालो, उसमें एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे बताओ दोनों में, चार के गुणनखंड में भी एक और दो है, दो के गुणनखंड में भी एक और दो है, तो ये जो एक और दो है ना, ये एक व दो संख्याएं दो व चार के, दो व चार के सार व गुणनखंड है। सार व गुणनखंड यानी कि ये एक और दो है ना, ये चार का भी गुणनखंड है, एक और दो ये दो का भी गुणनखंड है ना। दोनों में क्या है, कॉमन है। इनको क्या बोलते हैं, देखो ये एक और दो चार में भी है, एक और दो दो में भी है, तो इनको बोलते हैं कॉमन, है ना। कॉमन का स्पेलिंग सही क्या, देखता हूँ एक बार, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा कॉमन, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। मतलब ये इधर भी है और इधर भी। जैसे कि मान लो मैं आपको उभयनिष्ठ का एक बढ़िया उदाहरण बताता हूँ। मैं देखो यहाँ पे देखो, ये मतलब बनाया मैंने एक त्रिभुज, त्रिभुज वाला भी चैप्टर आएगा अपने पास आगे। मैंने यहाँ पे ये एक भुजा बना दी। अब बताओ ये इधर भी एक त्रिभुज है और इधर भी एक त्रिभुज है, यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज है, तो ये वाली जो भुजा है ना,
ये इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की है। इस भुजा को हम कहते हैं कि ये दोनों की क्या है, कॉमन भुजा है। दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसको बोलते हैं कॉमन। मतलब जो जरूरी नहीं दो की हो, कॉमन है वो दो की भी हो सकते हैं, 3 4 5। अब ये एक के बारे में बताओ। देखो, एक व दो संख्याएं 2 व 4 के सार व गुणनखंड कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना। ये 2 और 4 की क्या है, कॉमन फैक्टर या सार व गुणनखंड। और उदाहरण लेते हैं। देखो, ये आपको लाइन अच्छे से लिख लेनी है ना। देखो, अभी मैं क्या लेता हूं, 6 के गुणनखंड लेता हूं। देखो, 6 के गुणनखंड। अब बताओ, 6 के गुणनखंड बोले सर एक तो सभी में होता है, इसीलिए अपन नीचे एक लाइन लिखेंगे कि एक सभी संख्याओं का सार व गुणनखंड होता है। एक सभी में आता है तो एक सभी का उभयनिष्ठ है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है तो एक को क्या कहते हैं, सार व गुणनखंड है ना। तो आप देखो, एक 6 के गुणनखंड, एक तो एक खुद हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और फिर एक 6 खुद हो जाएगा है ना। ये इसके क्या है, 4 गुणनखंड है। ये इसके क्या है, 4 गुणनखंड है ना। देखो, 6 के जब अपने गुणनखंड करते हैं तो 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2। देखो यहाँ पे आप ये लाइन वापस रिपीट होगी, इसका मतलब अब इसका नया गुणनखंड नई संख्याओं का नहीं होगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, 6 खुद, 6 इंटू 1 6। अब देखो इसके गुणनखंड कितना हुआ है, एक तो 1, फिर 2 और फिर 3। अब 3 और 2 ये तो वापस आ गए। अब क्या है, एक संख्या खुद। ये इसके गुणनखंड है। अब देखो, 1 और 2 तो इसमें भी आ रहा है, 1 और 2 तो इसमें भी आ रहा है। तो ये 1 और 2 है ना। अब अपन लिख देंगे 2 संख्या, 1 और 2 संख्याएं 2 4 6 के क्या है, सार व गुणनखंड। अब मैं बताऊं 3, बताओ 3 इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। तो 3 कॉमन नहीं है, लेकिन 1 सभी में है, 2 भी सभी में है। तो ये जो 1 और 2 है ये क्या है, सार व गुणनखंड। तो आपसे मान लो कोई पूछे कि 18 24 और 36 इसके सार व गुणनखंड लिखो, तो सबसे पहले आप उनके सबके गुणनखंड करोगे। फिर सब में जो सब में आ रहा है ना, जैसे मान लो 1 5 7 ये सब में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, सार व गुणनखंड। ये है सार व गुणनखंड का मतलब है। ठीक है, और सार व गुणनखंड निश्चित ही होंगे। अब हमें मान लो 1 2 है, फिर मतलब निश्चित संख्या में, क्योंकि गुणनखंड खुद भी क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड निश्चित होते हैं, जिसको परिमित, हमने जब गुणनधर्म पढ़े थे ना, गुणनखंड और गुणज के, तब हमने बोला था कि किसी भी संख्या के गुणनखंड परिमित होते हैं, यानी कि निश्चित संख्याओं में होते हैं। चाहे 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, गुणनखंड हमेशा निश्चित ही होते हैं, परिमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जबकि हमने बोला था कि जो किसी भी संख्याओं के जो गुणज होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं, अपरिमित, यानी कि गुणज का कोई अंत नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये जो गुणनखंड आएंगे ना, गुणनखंड भी निश्चित होते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, सार व गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे, निश्चित। चाहे 2 संख्या हो जाएगी, चाहे 4 या 8 संख्या, निश्चित है। ऐसा नहीं कि बस करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, कोई अंत ही नहीं मिल रहा है। तो गुणनखंडों का क्या होता है, परिमित होते हैं गुणनखंड। तो ये हमारा क्या हो गया, सार व गुणनखंड हो गया। और मेरे को यहाँ पे आपको एक लाइन लिखानी है। देखो, सार व गुणनखंड के बारे में लिखा दिया मैंने यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। तो जब अपन कोई भी 2 संख्या उठाते हैं, 2 संख्याओं में यदि गुणनखंड, 2 संख्याओं में यदि गुणनखंड एक ही है, तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो, यदि 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं में सार व गुणनखंड, सार व गुणनखंड केवल एक ही हो। अब यहां पर तो देखो 2 4 6 में सार व गुण क्या क्या थे, 1 और 2 थे, तो वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है।
दो संख्याओं में यदि सार्वभौमिक गुणनखंड केवल एक ही हो, एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो, तब वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तब वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये लो एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप लिखो, देखो 3 और 5 देखो, आप 3 के गुणनखंड बताओ। 3 के गुणनखंड बोला सर, एक तो 1 होता है और एक 3 खुद होता है। फिर बोला 5 के गुणनखंड बताओ। 5 के गुणनखंड तो बोला 1 और 5, बस एक तो 1 होता है और एक 5 होता है। अब तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके सार्वभौमिक गुणनखंड बताओ। तो सार्वभौमिक गुणनखंड केवल इसमें क्या है, एक ही है। और ये मैंने एक लाइन लिखाई थी, देखो, एक सभी संख्याओं का, लिखाई थी या नहीं लिखवाई, चलो लिखवा देंगे। एक सभी संख्याओं का सार्वभौमिक गुणनखंड होता है, और कुछ हो ना हो, एक सभी संख्याओं में होता ही होता है। तो जिन दो संख्याओं में यदि सार्वभौमिक गुणनखंड एक ही हो, तो वो संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एक क्या है, ये है सार्वभौमिक गुणनखंड। सार्वभौमिक गुणनखंड यदि एक है, तो ये जो संख्याएं 3 और 5 है, ये क्या हो गई, ये हो गई सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर ये हमारी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। देखो ऐसे और भी उदाहरण हमारे बुक में दे रखे हैं। 4 और 15 है ना, 7 और 12, है ना, ऐसे बहुत सारे 12 और 49, ऐसा। तो हम यानी कि जिनमें गुणनखंड केवल और क्या मिले अपने को, एक ही मिले, तो वो क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। और अभी अपन क्या पढ़ लिया, सार्वभौमिक गुणनखंड पढ़ लिया, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सार्वभौमिक गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, और सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। अभी अपन क्या पढ़ लेते हैं, सार्वभौमिक गुणनखंड। और अपनी जो बेसिक पढ़ते हैं ना, इसको आपको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। जब आप बेसिक आपका तैयार होता है ना, तो आपको बहुत फायदा होता है। यदि वही बात है, यदि किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत है, तो वो बिल्डिंग फिर उसको आप कितनी भी ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। तो ये जो बेसिक अपन पढ़ते हैं ना, ये हमारे एक्सरसाइज का आगे क्या है, ये बेसिक हमारी एक्सरसाइज की नींव है। इस पे अपन फिर हमारे कितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसको अपन हल कर सकते हैं, है ना। अभी अपन क्या देखते हैं, सार्वभौमिक गुणज। और यहाँ पे ये भी लिखना, जो सार्वभौमिक गुणनखंड होते हैं ना, ये निश्चित संख्या में होते हैं। निश्चित संख्या में, यानी कि निश्चित संख्या को बोले तो परिमित, फाइनाइट, ठीक है। और ये अब सार्वभौमिक गुणज। तो गुणज के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, कॉमन मल्टीपल। गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो सारे को कॉमन मल्टीपल, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या लेते हैं, उनके यदि हम गुणज करते हैं। अब गुणज तो चलते ही रहते हैं, मान लो मैंने 2 के गुणज लिए, 2 के गुणज, और गुणज में मैंने आपको बढ़िया से बता रखा है, जिसका भी गुणज पूछे उसका टेबल डाल दो। उसका क्या डाल दो, टेबल। 2 के गुणज, 4 के गुणज, 8 के गुणज, 5 के भी गुणज लेते हैं। चलो, जिससे समझ में आएगा कि कॉमन निकलता भी है कि नहीं निकलता है ना। 5 के गुणज, 6 के गुणज, 7 के गुणज। चलो, इसने में अपने को समझ में आ जाएगी। देखो, दो जिस संख्या का गुणज पूछे, वह संख्या खुद का भी क्या होती है, गुणज होती है। गुणज भी होती है और गुणनखंड। तो 2 का खुद का भी गुणज हो जाएगी। फिर 2 के बाद, और एक तो सभी का होता है, एक सभी का गुणनखंड भी होता है और गुणज भी
होता है ना। 2, अब देखो 2 के बाद में आप टेबल लिखते जाओ, 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इस प्रकार मैंने बताया भी था कि जो गुणज होते हैं वो अपरिमित इनफाइनाइट होते हैं, उनका कोई अंत नहीं। अब ये 24, फिर 26, 28 ऐसे करते 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 अनंत तक चलते जाओ, कोई संख्याओं का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं प्राकृत और पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की, तो वो अनंत तक चलती है, यानी कि उनका कोई अंत तो है नहीं। तो इसी प्रकार अब संख्याओं का अंत नहीं है तो इनका भी कोई भी अंत नहीं है, ये गुण चलते रहेंगे 2-2 के योग पे। अब आगे 2, फिर आगे 2, फिर आगे 2, इस प्रकार से 4 के गुणज, तो 4 का गुणज एक तो ये संख्या खुद हो गई, फिर उसके बाद देखो 8, फिर टेबल लिखते जाओ, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, इस प्रकार से ये भी आगे 44, 48 ये भी चलता रहेगा। अब देखो 5 के गुणज, तो देखो 5, 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इस प्रकार से ये भी अनंत तक चलते रहेंगे। 6 के गुणज, तो 6 का टेबल लिख दो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, इस प्रकार से ये भी चलते रहेंगे। 7 के गुण देखो, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70, 77, इस प्रकार से ये भी चलते रहेंगे। अब देखो इन सब में जो कॉमन आ रहे हैं सभी में, वो क्या है, सार व गुणज। आप देखो सबसे पहले क्या उठाते हैं, जो कॉमन मिल जाए अपन को जो कॉमन मिल जाए, जो सभी में भी मिल जाए। पहले देखो 2 और 4 की, देखो ये 4 2 में भी है, 4 में भी है ना। तो ये 4 क्या हो गया, ये 2 और 4 का सार व गुणज हो गया। देखो एक तो 4, फिर 4 के बाद में 16, 12 है ना, 8। यदि अपन 2 और 4 के देखो, 2 व 4 के सार व गुणज, 2 व 4 के सार व गुणज, तो अपन को वो वाले गुणज उठाने जो इन दोनों लाइनों में अपन को मिले। तो देखो एक तो 4 मिल रहा है, तो 2 और 4 के सार व गुणज 4, फिर 8, उसके बाद में 12, फिर 16, फिर 16 के बाद में 20, फिर 24, इस प्रकार से ये देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये 2 में भी है और 4 के भी गुणज है। तो ये क्या हो गए, 2 और 4 के सार व गुणज हो गए। इसी प्रकार देखो यदि अपन 7 में देखते हैं, तो ये 14 देखो 2 में भी है और 7 में भी है, तो ये 14 क्या हो गया, 2 और 7 का सार व गुणज हो गया। आगे 28 आएगा, इसमें देखो 26 और उसके बाद में 28 भी आएगा, तो देखो 28 और 28, तो ये 14 और 28 ये 2 का भी 2 और 7 का क्या हो गया, सार व गुणज हो गया। ये देखो 10, 20 है ना, 30 ये इनमें भी है और इनमें भी है, तो ये क्या है, 2 और 5 के सार व गुणज है। इस प्रकार से अपन को क्या करने, सार व गुणज कॉमन मल्टीपल, जो अपन जिस संख्या के पूछे उसके गुणज लिखेंगे, उनमें जो सेम दिख रहा है उनको उठा के लिख देंगे। ये क्या है, सार व गुणज, कॉमन मल्टीपल, सार व गुणनखंड। और ये होते क्या है, सार व गुणज, ये होते हैं भैया अपरिमित, अपरिमित, क्योंकि जब इधर ही कोई अंत नहीं है तो आगे लिखते रहेंगे अनंत तक, तो फिर ये भी अनंत तक अपन को मिलते रहेंगे। तो ये सार व गुणज होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, जिनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो सार व गुणनखंड है वो फाइनाइट होते हैं। इस प्रकार से अपना जो ये एक्सरसाइज 3.4 है उसका बेसिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।
तो हमने 3.4 के जो बेसिक है वो हमने कंप्लीट किया है। सार व गुणनखंड, सार व गुणज के बारे में हमने पढ़ा है, अच्छे से एग्जाम्पल दिया है साथ में। अभी अपन एक्सरसाइज 3.4 है वो अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम इसको कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।